2026 में बसंत होने जा रही है या एंड पे कैंसिल हो जाएगी? कि ना लोगों की जिंदगियों पे खेल के शौक नहीं पूरा किया जा सकता। लाहौर के अंदर चने कहाँ के पसंद है आपको? वो यूट्यूबर आजकल के ना फूड Food व्लॉगर vlogger। और झूठे फूड व्लॉगर्स है ना सारे। पीर बिलाज टीपू को किसने मारा था? इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसके अंदर जो नहीं, जिन्होंने मारा था वो कैफरे किरदार तक पहुंच गए। यार देखो उनको सजा अदालत से नहीं हुई। ये हुआ कि जिससे खातून से हमें मोहब्बत थी उनकी शादी हो गई। तो आपने मूव ऑन कैसे किया फिर? आजकल पॉडकास्ट में गेस्ट को बुलाते हैं, उसके बाद उनको फिर लताड़ना शुरू कर देते हैं। मैं उनको मजबूर कहूँगा, मुझे तरस आता है इन लोगों पे ना। ये मजबूर है पैसे कमाने हैं भाई, नहीं आते व्यूज। फिर यहाँ पे कोर्ट टर्म यूज होती है लिफाफा जर्नलिज्म। फिटे मुंह तोड़ा यार। सर पंजाबी गायक है सिद्धू मूसेवाला। पहले मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ यार ये तो सारी की सारी जनरेशन को बर्बाद कर गए ना। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट फिरोज़ चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं वॉइस ऑफ क्लिक मी पाकिस्तान का बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है बहुत ही मोतबर, बहुत ही नफीस, इंसानों से मोहब्बत करने वाले, प्यार बांटने वाले खूबसूरत इंसान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरे सीनियर हैं और मैं आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि आज का पॉडकास्ट मैं अपने सीनियर के साथ करूँगा, इनसे सीखने की कोशिश करूँगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत से लोग सहाफ़त कर रहे हैं, इनका शुमार उन सहाफ़ियों में होता है जो पाए की सहाफ़त कर रहे हैं, मेरिट पर सहाफ़त कर रहे हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आज के इस पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के दबंग सहाफ़ियों में से एक सहाफ़ी जनाब ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फिरोज, थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड इंट्रोडक्शन। सर नहीं, आप काबिल हैं, आपकी मतलब कि मैं समझता हूँ कि मैं इस वक्त बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ और मेरी जो फीलिंग्स हैं कि मैं आज अपने सीनियर के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। सर फीलिंग्स आर म्यूचुअल, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। ठीक है सर, वॉइस ऑफ क्लिक में पाकिस्तान की पूरी टीम आपको वेलकम करती है। बहुत शुक्रिया आपका फिरोज। सर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ जो है मैं चाहता हूँ कि आपके करियर से किया जाए। तो करियर का आगाज़ हादसाती तौर पर हुआ या शौक से इस फील्ड में? शौक नहीं था मुझे जर्नलिस्ट बनने का। मेरे डैडी अल्लाह ताला उन्हें गरी की रहमत करे, वो जर्नलिस्ट थे और वो जर्नलिज्म को जो हमने सहाफ़त देखी है ना, हमने उनको बड़ा सहाफ़त का ऐसे रिस्पेक्ट करते देखा है जैसे कोई अपने किसी बुज़ुर्ग की रिस्पेक्ट करता है। आपके वाले साहब का नाम सलीम भट्ट साहब? जी, मेरे वाले सलीम भट्ट साहब थे। तो वो मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। तो मैं जर्नलिज्म में नहीं आना चाहता था, मेरा था कि मैं फ़ौज में चला जाऊँ। अच्छा। जुनून था फ़ौज में जाने का। ISSB तक गया हम, लेकिन मेरी वालदा ने फिर मना कर दिया कि नहीं, वो नहीं चाहती थी कि दूर जाऊँ। मेरे बहुत सारे जो बैचमेट हैं वो अब तो कर्नल तक चले गए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल तक चले गए। क्या बात। तो बस फिर उसके बाद ये सहाफ़त का एक पेशा ऐसे हुआ कि नौकरी करनी थी। कुछ हालात ऐसे बन गए थे, फिर शादी करने का बहुत शौक़ था उस वक़्त। तो जो लड़की की माँ थी उसने कहा कि या तो घर जमाई बन जाओ या नौकरी कर लो। अच्छा। तो हमने कहा कि भाई घर जमाई तो हम कभी भी नहीं बनेंगे, क्योंकि जो सा होता है ना गरीब आदमी, उसके पास बस एक गैरत ही होती है, बेशक ऐसी, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। सही बात है। तो वो हमारे पास भी वही थी बस। तो हमने कहा यार एक चीज़ बची है, पैसे वैसे तो है नहीं, गैरत है थोड़ी सी। तो हमने कहा चलो फिर नौकरी करते हैं। नौकरी करने के लिए उन दिनों अखबार था एक, डेली द पोस्ट, नया आया था इंग्लिश का। ठीक है। तो मेरी अंग्रेज़ी अच्छी थी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा था और इंग्लिश में शायरी भी करते थे, पोएट्री लिखते थे, अब तो भूल गए सारा कुछ। लेकिन वो मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। जब मैं वहाँ गया उसमें मैगज़ीन सेक्शन में अदनान शाहिद साहब थे, अल्लाह ताला ने गरी की रहमत करे, ज़िया शाहिद साहब के बेटे, और उनकी वाइफ थी हुमैरा शाहिद साहिबा। उन्होंने मुझे इंटर्नशिप दे दी। इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप कर रहे थे। उस दौर में पेड इंटर्नशिप बहुत बड़ी बात थी। अंग्रेज़ी अखबार था, वो एक इंग्लिश स्टाइल का था, वो पूरा उसका सेटअप ही और था ना, बिल्कुल अंग्रेज़ की तरह वो चला रहे थे कंपनी को, ख़बरें से बिल्कुल हट के। अच्छा। तो उन्होंने मुझे जब रख लिया तो मेरे ख्याल से वो 6 महीने की इंटर्नशिप थी, लेकिन 2 महीने में मुझे कंफर्मेशन लेटर मिल गया और मुझे नौकरी मिल गई। 7,000 से शुरू हुआ था काम। क्या बात। और वो उसके तकरीबन 2 महीने के अंदर ही वो 15,000 पे चला गया। जब 15,000 हुए तो ये 2000 में 7 की बात बता रहा हूँ। कितनी खुशी हुई फिर? खुशी मेरा अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते। फिर ये हुआ कि जिससे खातून से हमें मोहब्बत थी उनकी शादी हो गई हमारी नौकरी के अंदर, और हम जो से थे वो फिर हमें काम से मोहब्बत हो गई।
काम से मोहब्बत हो गई ना, बड़ा मज़ा आया यार। मैं तो मतलब यही तो करना चाहता था। मैं चाहता था जो मैं बोलूँ, जो मैं लिखूँ, जो मेरे दिमाग में है, लोग उसे पढ़ें, उसे सुने, मुझे सुने, मैं मेरे दिल में क्या ख्याल है वो सुने। शुरू से आर्ट से बड़ी मोहब्बत थी। तो यहाँ पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी सर। आजकल एक टर्म यूज़ होती है मूव ऑन की, तो आपने मूव ऑन कैसे किया फिर? वो कहते हैं ना, एक दुख को दूर करने के लिए एक बड़ी खुशी चाहिए होती है, तो हमने वो खुशी तलाश कर ली दुख दूर करने के लिए, तो वो खुशी हमें मिल गई। पांच दफ़ा आप कोई भी दुख हो, औरत का तो नहीं, कोई भी दुख को दूर करने की मेरी नज़र में रेमेडी ये है कि आप अल्लाह ताला से राब्ता करते हैं, अल्लाह ताला से रुजू करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। इसके अलावा आप अपने आप को खुद खुशी देते हैं, कोई ना कोई आप खुद कोई ना कोई चीज़ देते हैं कि ये अब कोई दुख आ गया ना, तकलीफ आपको आ गई है, परेशानी आ गई है, यानी कि लग रहा है कि यार बस अब पता नहीं क्या होगा, तो खुद को कोई छोटी सी खुशी दे दें। कुछ मेरी नज़र में छोटी से छोटी खुशी भी ये है कि अच्छा खाना खा लें जाके, पसंदीदा चीज़ है ना। मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे दाल चावल बड़े पसंद है, मेरी वालदा के हाथ के। क्या बात है। तो जब कोई बहुत ज़्यादा परेशान, मैं अपनी माँ को कह देता हूँ कि आज ना दाल बना लो, आज चावल बना लो, फिर मैं वो खाते हुए बहुत इंजॉय करता हूँ। वो मुझे अब वो जब मैं खाता हूँ, मेरी माँ ने पकाया होता है, वो मैं किचन में बैठ के अगर खाऊं तो मुझे ये एहसास होता है कि मैं अपने बचपन में चला गया हूँ। तो आई लिव दोज मेमोरीज। तो वो जो बुरी मेमोरी या बुरी जो चीज़ चल रही होती है ना, वो ओवरशैडो हो जाती है। लेकिन कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वो दुख तकलीफ तो रहती है दिल के किसी कोने में, तो क्या आज उसको भुला पाए? किसको? खातून को? ओहो, वो वाला बंदा ही नहीं हूं मैं। अच्छा। ओ, मैं मूव ऑन की बात नहीं करता। मर्द को मजबूत होना चाहिए। अगर हम मर्द जो उनसे है वो इस तरह छोटी छोटी परेशानियां को लेके वहीं पे रह जाए, तो फिर वो मर्द किस बात का? ठीक है, ये परेशानियां आती हैं, बहुत सारी तकलीफें आती हैं। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा, तकलीफ मेरे वालिद साहब का जाना था, और वो अगर सदमा भी ओवरकम हो गया है, हम आगे बढ़ गए हैं, चले गए हैं, तो फिर उसके अलावा कोई सदमा नहीं है ज़िंदगी में। चलिए बात करें अगर आपके वालिद साहब की, सलीम भट्ट साहब के साथ आपके ताल्लुकात, मतलब कैसा एक बॉन्ड था बाप बेटे का? बाप बेटे का कम, और वो एक अफसर का और एक छोटे सिपाही का बॉन्ड था। अच्छा। हाँ, वो ऐसा था कि मेरे डैडी को हम गले मिलते थे ना, ईद पे मिलते थे। मेरे डैडी मेरे साथ लविंग थे, बचपन में बहुत लविंग थे, लेकिन जो मैं बड़ा होता गया ना, तो फिर वो हाथ मिलाने वाली बात आती थी। कैप आता रहा, हाथ मिलाते रहे, कि हाथ मिलाते थे। कैप नहीं आया, वो ट्रेन करते रहे ना मुझे। वो ट्रेनिंग जो सी थी वो इसी तरह थी कि मैं सबॉर्डिनेट था और वो मेरे अफसर थे, तो वो उसी तरह का रिलेशन था, लेकिन वो बड़ा मजबूत था। अब हाँ, उसमें मुझे मेरे अफसर से कई दफ़ा शिकायत भी होती थी। मेरा अफसर मुझे मारता बहुत था। अच्छा। मेरे अफसर ने क्योंकि मेरी वालदा जो सी हैं वो मेरी कोई शिकायत रखती नहीं थी। उन्होंने बता कोई ऐसा यादगार वाकया सुना दे। यार वो सुनाने के काबिल नहीं है, मार पड़ी होगी भाई को, तुम सुनना चाहते हो? तो हम मूव ऑन कर चुके हैं उससे। नहीं, लेकिन फिर भी शरारतें करते थे। जब तकलीफ मेरी वालदा को शिकायत पहुंचती थी, मैं हमेशा कोशिश करता था कि अपने मोहल्ले में शरारत नहीं करनी। अच्छा। बाहर जाए करनी है, किसी को पता ना चले कि कहाँ से आई, क्या बात है। यहाँ तक शिकायत ना पहुंचे। वालिद साहब का इतना खौफ था कि भाई पापा को पता चल गया तो भाई बेल्ट से मार पड़ती थी, और वो बेल्ट निकल आई तो फिर भाईजान लाशें पड़नी। सही बात है। और वो मार पड़ी हुई आज मुझे ट्रेन कर गई, मुझे दुनिया देखने का नजरिया बता गई। माँ बाप की मार ना बड़ी खूबसूरत चीज होती है, उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन माँ बाप की मार आपकी शख्सियत को तराशती है। क्या बात है। पत्थर है ना ये पत्थर को तराशा माँ बाप की मार ने, और वो मार से ही तराशा जाना था। सोना भी जब आग की भट्टी में जलता है तो कुंदन होता है। वो मार के आप उसको कुंदन करते हैं, प्योर करते हैं, तो ये प्योरिटी वहीं से आती है। जो आजकल लोग करते हैं ना, बच्चों को मारते नहीं है, बच्चों को, मैं ये नहीं कह रहा कि उन मारना शुरू कर दे फैल्टा लेके। दौर चेंज हो गया, बच्चे। अच्छा, रिस्पेक्ट का एलिमेंट आज के दौर में कितना कम हुआ है? बहुत कम हो गया। आप रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग, बच्चे आज के नौजवान नस्ल रिस्पेक्ट नहीं करती, उनको पता ही नहीं रिस्पेक्ट क्या। बुजुर्ग आदमी, हमारा तो ये था ना कि गली का मोहल्ले का बुजुर्ग आदमी देखा तो वो चाचा ही है। मैं एक दफ़ा आया, मैं छोटा था, मेरे नाना अल्लाह ताला ने गरीब रहमत करे, बड़े शफीक आदमी थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ही वॉज अ सिख कन्वर्टर। तो मैं आया तो आगे मेरी नानी बैठी हुई थी, मेरी नानी की बहन बैठी हुई थी, बच्चा था छोटा, मैं आगे हाथ मिला रहा हूँ सबसे, मैंने अपनी नानी से भी हाथ मिलाया। सबसे मेरे नाना ने मुझे देखा, उन्होंने क्या क्या कर रहे हैं? मैं कहा जी शेक हैंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा झुक के प्यार ले आकर वड्डियां को। वाह। मेरे नाने ने कहा कि झुक के प्यार ले आकर वड्डियां को, और वो इतनी अपनाइयत फील होती है उससे
कि आप झुक के किसी से प्यार लें, बेशक। बड़ों को इज्जत दें, ऐसे। बड़ों के सामने झुक के आप उनसे प्यार लें। ये मेरे ख्याल से इतनी अपनाइयत कि हर जो आपको प्यार दे रहा होगा वो भी आपको अपना बच्चा ही समझ बैठता है। ऐसे तो ये क्यों बड़ी अच्छी खत्म हो गई हाँ। आज की जनरेशन में चीज़ें? खत्म हो गई। हमने देखो अब हम पेरेंट बन गए ना, मेरा नाना जी फौत हो गए, मेरे नाना जी के बाद जो आगे आने वाली नस्ल के नाना थे उन्होंने किसी को बताया ही नहीं ये बात। वो खुद बड़े बिजी थे, मसरूफ थे, और नाना जी बता गए। हमें मसरूफियत बड़ी है, पेरेंट्स को बड़ी मसरूफियत है। पेरेंट्स का मोबाइल नहीं रुकता, माँ का मोबाइल नहीं रुकता, बाप का। ऐसे ही हमारे है। पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम अपने बच्चे को ट्रेन कर सकें कि बेटे ऐसे नहीं, ऐसे बेटे ये नहीं, बेटे बड़ों को मिलो तो ऐसे करना। अब हमारे वहाँ पे था कि चाय वाला था, उसका नाम था दोना। अच्छा। चाय बनाता था, वो मेरे लिए अंकल दोना ही था। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਨਾ नहीं कह सकता सी, सारे दोना कहते सी, मेरे से अंकल दोना ही था। मैं हम करके वाहिद बच्चे थे जो उसको अंकल दोना कहते। क्या बात है। तो वहां पर जितने बड़े थे वो अंकल ही थे। जैसे हम, मेरी वालदा जो सी हैं साइवल की हैं, अच्छा, तो हम अच्छा। साइवल जाते थे, वहां जो भी मिल रहा है वो अंकल है या मामू है। यहाँ पर जो मिल रहा है वो चाचू है। तो ये एक रिश्ता आप खुद ही डेवलप करते ऐसे हैं। ही। जब किसी को चाचा कह के बुलाएं, किसी को माँ जी कह के बुलाएं, किसी को ताई जी कह के बुलाएं, तो वो ऑटोमेटिकली एक आप बॉन्ड क्रिएट कर लेते Connection हैं, बनते लोग आपसे जुड़ते हैं। फिर ऐसे ही है सर। और किसी को क्या हो, मैडम गाल सुनना हो, आंटी गाल सुनना हो, फिर वो थोड़ा सा आंटी तो चले हो गया, मैडम वो गाल सुनना जरा, फिर लोग माइंड करते हैं, कहते हैं यार वो आपने खुद ही डिस्टेंस क्रिएट कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ा अजीब लगता है। लाहौर में कहाँ से आपका ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक शेरावाला गेट से, अंदरून शहर। अच्छा अच्छा, अंदरून शहर। हाँ जी, प्योर, वहीं मेरा प्योर। पैदाइश भी वहीं की है। अब तो 40 साल हो गए वहाँ। क्या बात है। तो मैं, मेरी तालीम भी है जो इब्तदाई है वहीं की है, इस्लामिया स्कूल शेरावाला गेट से, और फिर गवर्नमेंट कॉलेज से। ये शहर के अंदर ही रहा हूँ मैं, क्या अंदरून शहर ही मेरा सारा कुछ है। आज भी अंदरून रह रहे हैं? जी, अंदरून शहर ही रह रहे हैं। क्या बात है। सहाफत की बात करें सर, आजकल दो तरह की सहाफत हो रही है। अच्छा। प्रो पीटीआई और एंटी पीटीआई। हाँ, क्या असल में सहाफत यही है? इसका थोड़ा सा जवाब लंबा है। वो ये है कि मैं पिछले दिनों सोच रहा था कि ये है क्या। सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं ना, ये मोस्टली कन्वर्टर्स हैं। ऐसे है ना, ये हिंदू, ये बुत ऐसे ही है, परस्ती थी, ऐसे ही है। ऐसे था। फिर हम शुरू की मुआशरतों की किताबों में पढ़ते थे कि ये लोग ना क्लासेस में बटे हुए थे। वो ब्राह्मण थे, कश्तरी थे, वेश थे और शूदर थे, इन क्लासेस में थे। ठीक है। क्लास डिफरेंस इनका रहा। फिर क्या हुआ, जब दीन इस्लाम यहाँ पर आया तो दो क्लासेस में बट गए। दो क्लासेस कौन सी थी? एक हिंदू हो गए, एक मुसलमान। ऐसे ही है। ठीक है, दो क्लासेस में। फिर जब वो खत्म हुआ, उस पर हमने एक मुल्क अलहदा लिया कि भाई हम नहीं रह सकते, हम अलग अलग हो गए ना, हिंदू अलग हो गए, मुसलमान अलग हो गए। फिर हमने क्या किया, मुसलमान जब हम बन गए तो हम एक शिया हो गए, आधे आधे हो गए सुन्नी हो गए। अब फिर उस पर लड़ते रहे। अब लड़ते रहे, जो मैं कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कहना मैं सही कह रहे हैं। फिर हम शिया सुन्नी में लड़ते रहे, काफी टाइम हम इसमें गुजारा ऐसे ही हमने। है। एक बड़ा फसाद खड़ा हुआ इस सारे इसके ऊपर, अलग करने के ऊपर। फिर हम इसमें जब जुड़ गए तो हमने सोचा अब किस पे लड़ना है। फिर हमने लड़ना शुरू किया पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के ऊपर। हमने इस पे लड़ना शुरू कर दिया। आजकल हमें लड़ने के लिए बहाना चाहिए आपस में, तो हमने चुना कि हम यूथी और पटवारी बन जाएं। अब जो पसंद नहीं आता मुझे, वो या तो यूथी हो जाता है, या जो में बात नहीं आती वो पटवारी हो जाता है। ऐसे ही है। हम ना डिवाइडर हैं, और हमारे जो लीडर हैं वो भी हमारे इस डिवाइड से खेलते हैं। वो जो गोरा करके गया ना डिवाइड एंड रूल, ये हमारे जो अशराफिया इसने सीख लिया, ये हमें भी डिवाइड एंड रूल करती है। आपको डिवाइड करते हैं, इनकी बात मत सुनो, ये गलत कह रहा है, एनएओ नहीं कीता। जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, मैं बड़ा उनको सुनता भी हूँ, मैं देखता भी हूँ, लेकिन मुझे उनसे एक इख्तलाफ है। अच्छा। उनकी उस बात के ऊपर, वो कहते हैं कि मेरे नबी जैसा कोई नहीं, यहाँ तक बड़ा परफेक्ट है, तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं। वो तो देखो तुसी क्यों जा रहे हो, मेरे नबी के नाम पे इकट्ठा क्यों नहीं करते मुझे? क्या बात है। ले आए सारों को ना, मेरे नबी के नाम पे तो किसी को मसला नहीं है ना। जितने भी फिरके हैं, जितनी भी चीजें हैं, नबी के नाम पे किसी को मसला नहीं है। हम सारों का जो दीन है वो वहीं से ड्राइव हो रहा है, बेशक है। हमें उन्हीं के वसीले से मिल रहा है ये सारा कुछ, तो उसी के नाम पे इकट्ठा कर दें। ये बहुत बट चुके हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि तफरके में ना पड़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से। अल्लाह ताला ने आपको ये बात वाज़िया हुक्म के तौर पे कह दी है कि तफरके में ना पड़ो। तो उम्मत को और कितना बांटोगे, कितना बांटते जाओगे? बेशक। नमाज का तरीका पहले उस पर बटे रहे, हम ऐसे नहीं पढ़नी, ऐसे नहीं पढ़नी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। यार ये एक नाम पे मुत्तफिक हैं, वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मोहम्मद के नाम पे मुत्तफिक हैं तो इनको इकट्ठा कर लो, यहाँ पे जोड़ लो। फिर ये कहने की क्या जरूरत, तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं, बाबा बोदा प्यो होवे भावें तुसी एवं उन्होंने कई सारे जान दे यार, ठीक है तू लगा रहा, लेकिन मेरे नबी के नाम पे रहो, मेरे नबी के नाम पे जुड़ जाओ। ये नबी का नाम इसलिए था कि इस पे जुड़ जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ, मुसलमान इकट्ठे हो जाओ। हम आज रुसवा भी इसीलिए हैं
कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, हम जगह जगह बटे हुए हैं। कहीं कोई शिया सुन्नी के नाम पे बटा हुआ है, कहीं कहता है मेरे मसलक पे नहीं है, उसका मुल्क मेरा मुल्क ही नहीं है। मैं उनको जानती हूँ ना, किसी को ना किसी मुस्लिम मुल्क पे हमला हुआ कि तो शिया मुल्क है यार, शिया मुसलमान नहीं है, वो अल्लाह को नहीं मानता, वो अल्लाह के नबी को नहीं मानता है ना यार। कम से कम बेसिक तो हमारा एक है, हम बेसिक पे ही इकट्ठे हो जाएं, हम जुड़ तो जाएं। हमें ये भूल गया है कि जुड़ने से ताकत बनती है। तो अल्लाह ताला ने आपको कह दिया यार तफरके में ना पढ़ो, तो क्यों पढ़ते हो? बिल्कुल ऐसे। क्यों खुद को अलग करते हो? मैं पहले ही अलग कर देता हूँ, सुन्नी है या शिया है तू, जज यहीं पे अलग कर गया ना। अब उसको सुन्नी शिया कह दिया, वो अलग हो गया तेरे को, वो तेरे साथ नहीं जुड़ेगा, तेरी ताकत नहीं बनेगा, तेरा पैगाम, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नहीं पहुंचाएगा। हमारा तो पैगाम जो है ना, दीन है ना, दीन हक है। दीन हक क्या है कि एक अल्लाह की इबादत करते हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, बेशक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इस पे इकट्ठा करना, कलमा एक किला है, उस किले के अंदर इकट्ठा करना। मुझे मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचता समझता हूँ, मैं कुछ चीज़ों को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, सेंसिटिव आदमी हूँ, मैं हर चीज़ को फील करता हूँ। तो मुझे ये फील होता है कि जब अल्लाह ताला ने कह दिया तो फर्के में ना पढ़ो, तो क्यों पढ़ते हो? अल्लाह ताला की डायरेक्ट तुम हुक्म अदूली करते हो, तुम तो फर्के क्यों करते हो? मैं तो तफरका नहीं करता। ये क्या मैं शिया हूँ, मैं वहाबी हूँ, मैं सुन्नी हूँ, सारे मेरे भाई हो यार, मुसलमान हो तुम। बिल्कुल ऐसे। बैठ के बात करते हैं, खाना खाते हैं, हम कुछ और आगे चीज़ें सोचते हैं। तुम किन चीज़ों पे लड़ते जा रहे हो मेरे से यार? तुम जानो, तुम्हारा रब जाने। फिर दूसरी बात हम यहाँ पर ये करते हैं, हम खुद ही जज बन जाते हैं। जज अल्लाह ताला की ज़ात है, वो ही जज करेगा, वो ही एंड पे सारा कुछ पूछेगा। तुम क्यों पूछते हो? तुम क्यों मेरे से पूछ रहे हो? तुम हाँ ये पूछो मुझसे कि मैं तुम्हारे साथ कैसा हूँ, बिल्कुल मैं अपने दीन में कैसा हूँ, ये मेरे रब का और मेरा मामला है, मुझे उसके साथ उसको मेरे से डील करने दो। तुम क्यों बीच में मामे बने हुए हो? तुम जाओ अपना काम करो। तुम हाँ यहाँ पर तुम मुझसे डील करो कि मैं तुमसे कैसा हूँ, मेरा इखलाक तुमसे कैसा है, मैं तुमसे कैसे बात करता हूँ, वो तो आप डील करो मेरे साथ। लेकिन अगर आप मेरे से ये डील करना शुरू कर दोगे कि भाई हूँ तू नमाज किस तरह पढ़ रहा सीखते, भाई हूँ तू उठया किस तरह सी, कि भाई तेरी शलवार गिटियाँ तो अच्छी है कि नहीं, इस पे तुम मुझे जज करना शुरू कर दोगे, तो ये इंसानियत नहीं है। ये काम अल्लाह ताला के हैं, ये अल्लाह ताला के और बंदे के मामलात हैं। इनको अल्लाह ताला को और बंदे को ही सुलझाने दो। आप इससे दूर रहो, आप मेरे अपने मामला देखो, दैट्स इट। ये मैं मानता हूँ। और यही डिवाइड हमारा यूथी और पटवारी का अब जो हमने क्रिएट किया हुआ। लीडर खुश है, कौम बटी हुई है, कौम बटी हुई है ना। तुम आज कोई चीज डालो, अच्छी बात करो, अगर मैं पीटीआई के बारे में एक बार खिलाफ बोला हूँ तो मेरे पे टैग लग गया पटवारी का। ऐसे है। मैं पीटीआई के हक में एक बार बोला हूँ तो यूथिया लिखा गया, यहाँ पे लोगों की नजरों में आ गया। अब जो अच्छे काम, लोगों की फलाह के काम, लोगों के हक की आवाज उठाना, लड़ाई करना, सब भूल गए। ऐसे है। एक बात लगा ली हो। फिर यहाँ पे कोर्ट टर्म यूज होती है, लिफाफा जर्नलिज्म। हाँ, इस पर क्या राय है आपकी? इस पर मेरी राय यही है कि तोहमत लगानी है, जिस पे मर्जी लगाते रहो। तोहमत लगानी है ना। अब तोहमत लगाना अच्छी बात है नहीं, घर में बैठ के कीबोर्ड पे बैठ के लफाफा सहाफी, अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। अब ये आप जानो, आपका रब जाने। इस मामलात को मैं अल्लाह ताला पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये अल्लाह ताला भी तो जज बैठा हुआ ना ऊपर। ऐसे एंड पे दोज़ख और जन्नत का फैसला भी तो होना है। दोज़ख भी तो कई लोगों से भरनी है। तो ठीक है, फिर ये लगे हुए हैं, लगे रहे, अल्लाह मालिक है इनका। आजकल डिजिटल मीडिया के दौर में सहाफ़ियों की क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है। वो कैसे सर? वो ऐसे कि आजकल जिसने मीडिया पढ़ा भी नहीं होता, उसको मीडिया एथिक्स भी नहीं पता, उसने यूट्यूब चैनल बना लिया और सहाफ़त शुरू कर दी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? डॉलर आते हैं यार, पैसा कमाते हैं। हम तो हैं ही वैसे भी लकीर के फ़कीर थोड़े से। एक दौर था, मुझे याद है, डैडी कहा करते थे कि तूने ना डॉक्टर बनना है। मैं पूछता था क्यों डॉक्टर क्यों बनना है? वो डॉक्टर बड़े पैसे कमाता है। अच्छा, वो बड़े पैसे आते हैं उसमें, वो बड़ा इज्जत से कमाएंगे, रोटी कमाएंगे। फिर अम्मी कहती थी कि नहीं, इसको इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बड़े, क्योंकि उस टाइम फैमिली में कुछ इंजीनियर थे, बड़े अच्छे पैसे कमा रहे थे, वो बड़ा अच्छी नौकरियों पे लगे हुए थे। इंजीनियर बनना। अब हमारे यहाँ पे तरीकाकार ये है कि जिसने दिखाया ना कि फलां बंदा बहुत पैसे कमा रहा है, सही बात, वो उस तरफ लग पड़े, शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने दौलत की इतनी नुमाइश की कि भाई देखो मैंने यूट्यूब से क्या क्या कमा लिया। दुनिया कहती छड्डो यार, इंजीनियर डॉक्टर लग जाओ, तुसी बन जाओ, तुसी यूट्यूबर बन जाओ। इस पे मैंने वो कहानी बनाई थी, मैंने खुद कहानी बनाई। अच्छा, सुनाई। कहानी बड़ी मजेदार है। वो एक कहानी ऐसी है कि एक ना मदारी था, अच्छा, किसी गांव के अंदर। ठीक है। तो मदारी का काम नहीं चलता था। मदारी कभी बांदर लेके इधर जाता, कभी बांदर लेके उधर जाता, कुछ नहीं हो रहा। मदारी बेचारा जलील रुसवा हो गया। अच्छा, उसने कहा यार ये सारे जिनसे हैं, ये मैं तमाशा लगाता हूँ, ये आते नहीं है। फिर इसने ना लोगों में बैठना शुरू किया। उसको अंदाजा हुआ कि ये जो लोग हैं ना,
ये हाकिम वक्त से बड़ी नफरत करते हैं। अच्छा, यानी कि जो वक्त का बादशाह है ना उस दौर का, उससे बड़ी नफरत करते हैं। ठीक है। और उस दौर से, उससे बादशाह से पहले वाला बादशाह जो उस बादशाह ने जेल में डाला हुआ है, उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं। उसने कहा यार ये तरीका उसने अपनाया। उसने क्या किया, वो बांदर लेके गया, उसी तरह उसने आवाज लगाई, ओए बादशाह चल जरा सौरे जाके दहा। बांदर था, बादशाह को उसने मदारी की हुक्म मानना था। बांदर उठा तो टुर पे। बांदर ने अपना रोज का काम किया, लेकिन उसने बादशाह, उसको बांदर का नाम बादशाह रख दिया। अच्छा, अब दुनिया ने देखा कि बादशाह जा रहे, दुनिया हंसना शुरू हो गया। बादशाह जा रहे हैं, चल बादशाह अकड़ के दहा, ऐनक लगा के दहा। बांदर ऐनक लगा के दिखा रहा। वो दुनिया खुश हो गई कि यार ये तो बादशाह की तजलील हो रही है, क्योंकि अंदर का जो सा था ना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो बांदर ही नजर आया। अब कोई उस बांदर को बादशाह बना रहा है तो ये खुश हो गया, बड़ा मजा आ रहा है। ये तो उसका मदारी का काम चल गया। अच्छा, मदारी भाईजान कभी इधर जाए, लोगों के पास जाए, जितने भी वो लोग थे जो पिछले बादशाह से मोहब्बत करते थे, वो मदारी के इर्द गिर्द वो कहना वो की बादशाह का मजाक उड़ाता है यार, वो तुम जाके देखो, तुम सुनो, सारे जाके उसके इर्द गिर्द हो जाए। वो जरा कहीं मजमा लगाए, उधर भीड़ इकट्ठी हो जाए। असल में वो भीड़ बादशाह से नफरत की थी। वो मदारी पुणे की नहीं थी, ना वो बांदर के लिए भीड़ थी। वो तो बेचारे पहले भी तमाशा कर रहे थे, सही बात है। लेकिन वो भीड़ उसकी लगना शुरू हो गई। अब जब उसने देखा कि ये हो गया, इवन ये टाइम आ गया कि लोगों ने अपने बच्चों को कहा कि मदारी को देखो कितने पैसे कमा रहा है, कितनी इज्जत, कितनी शोहरत, कहीं भी जाता है आवाज लगाता है, लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को मदारी बनाने के पे लगा दिया। उन्होंने कहा नहीं बच्चों, तुमने डॉक्टर नहीं बनना, तुमने साइंटिस्ट नहीं बनना, मदारी बना। वो देखो मदारी कितने पैसे कमा रहा है, वो देखो मदारी कहीं भी खड़ा होता है, लोग कितनी इज्जत करते हैं, जा जाके उसके साथ तस्वीरें बनाते हैं, जा जाके उसके साथ ऑटोग्राफ लेते हैं। बिल्कुल। बच्चों ने कहा यार वाकई मदारी की तो बड़ी इज्जत है, डॉक्टर की तो कोई इज्जत ही नहीं करता, इंजीनियर की तो कोई इज्जत ही नहीं करता, ये तो मदारी की इज्जत है। तो मदारी मशहूर होना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, फिर वक्त ये आया कि वो जो बादशाह वक्त था वो बदल गया। ठीक है। पिछला बादशाह आ गया, दोबारा वापस आ गया। जब वापस आया उसने उसके जो थे आगे एडवाइजर्स, उन्होंने कहा बादशाह सलामत, कौम ना मदारी की बड़ी बातें सुनती है, मदारी बड़ा मशहूर है। बादशाह सलामत अंदर भी वो पिछला सुन रहा था कि मदारी बड़ा फिट जा रहा है। बादशाह ने कहा मदारी को बुलाओ। मदारी बांदर समेत अंदर। बादशाह ने कहा हाँ भाई मदारी बता गया हुआ। कहता नहीं बादशाह सलामत, आपके किस्से हैं, आपके मैं फैन हूँ, आपका मैं ये। उसने कहा अच्छा चल तू एक काम कर, तू ना मेरा आज से वजीर लग जा। अच्छा, मदारी वजीर हो गया। दुनिया ने कहा कि छड्डो भाई सारा कुछ होना सी, मदारी बुनाई करना। मदारी बुना लगा हुआ। आप लोगों की नफरत को उभारते हैं। आपको मुझसे 10 लोग नफरत करते होंगे, आप मुझे यहाँ पे बैठ के बेइज्जत करें, जो 10 लोग नफरत करते हैं ना मुझसे, वो खुश हो जाएंगे, वो आपके साथ आ जाएंगे। ये है असल में। और इसी बिना के ऊपर, इसी बुनियाद के ऊपर आप वोटिंग करते हैं। कैसे? आप वोट इसलिए डालते कि बंदे ने कारकर्दगी अच्छी की है, नहीं मुझे इससे नफरत है, जो इसके मुखालिफ आएगा मैं उसको वोट डालूंगा। ऐसे है। ये हमारी ना असल में सरिश्त में शामिल हो चुकी हुई है नफरत। या नफरत करोगे किसी से तो ही तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते। सर जहाँ पर डिजिटल मीडिया का फायदे हैं वहां पर तो फिर ये क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है साफियों की। साफियों की क्रेडिबिलिटी क्या अब रह गई है पीछे। अब तो सारे एक दूसरे को ऐसे ही कहते हैं कि ये फलां पार्टी का है, ये फलां पार्टी का है। अब तो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव सहाफ़ी के लाना शुरू हो गए हैं। अब अगर जो पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, वो कोई लॉजिकल बात करे, रीजनेबल बात करे, उसको कोई सुनता नहीं सुनता। वो छड्डो इनू की सुन के करना है। देखो की पे है वो, या तो किसी को वो ही नहीं कहता, तो आप किसी को ओए करेंगे, रगड़ेंगे किसी को, आप मुझे रगड़ना शुरू करें। ये एक ट्रेंड चल पड़ा है, इस पर आपकी क्या राय है कि आजकल पॉडकास्ट में गेस्ट को बुलाते हैं, उसके बाद उनको फिर लताड़ना शुरू कर देते हैं। और उसके आजकल हाल ही में एक पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल है, खबरों की ज़ीनत बना हुआ है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का पॉडकास्ट। तो इस पर अपनी टेक है। इस पॉडकास्ट में मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे बहुत रश्क आया। बहुत अच्छे आदमी हैं वो। उन्होंने बड़ी तरीके से, मुझे लगा था कि वो एग्रेसिव हो जाएंगे, वो उसका जवाब बड़ी तरीके से नहीं देंगे, वो उस पर रिएक्ट करेंगे जिस तरह के वो अपने वीडियोस में नज़र आते हैं। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बड़ा शानदार तरीके से इस कदर शदीद बदतमीज़ी का जवाब दिया। आप यकीन माने कि मैं अगर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जगह पे होता तो शायद वहाँ लड़ाई हो गई होती, वहाँ कोई हाथापाई हो गई होती। लेकिन वो जिस तरह उन्होंने उसका सबूत दिया अपने मजबूत होने का, अपने असाब के मजबूत होने का, और अब उनके अंदर जो तब्दीली आई है उसका मैं फ़ैन हो गया उनका। शानदार जवाब दिया। और दूसरे साहब का रहा, मजबूर हैं वो। अच्छा, मजबूर है। क्यों? मैं उनको मजबूर कहूँगा, मुझे तरस आता है इन लोगों पे ना। ये मजबूर है, पैसे कमाने हैं भाई, नहीं आते व्यूज़, मुश्किल है। मेरे जैसा बंदा कहता है व्यूज़ नहीं आते। अब मैनू भी दुनिया ही कहती है कि ओनू बुलाओ तो जलील करो, ओनू बुलाओ तो कपड़े लाओ,
मुश्किल है ना यार। सर बदतमीजी करने से व्यूज आएंगे यार अब क्या करें, तुम्हारी कौम ऐसी है, उन्होंने मदारी पसंद है, वो कहते हैं बांदर तू एनक पुआ ते क्या बादशाह चट टुड़ के दहा। मैं नहीं कर सकता यार, ये मैं मदारी नहीं हूँ ना, मैंने पढ़ा नहीं मदार बुना, मुझे पता ही नहीं है कि मदारी क्या होता है। जिन्होंने मदारी बनना है वो मदारी बनी जा रहे हैं, तमाशा लगा दुगटुगी पकड़ते हैं, तमाशा लगाते हैं, व्यूज़ आते हैं, व्यूज़ आते हैं। अब यार ये अपनी अपनी चॉइस की बात है, हमारी कौम ये देखना चाहती है, उनको दिखाओ, जाने दो। वही तो मैं कहता हूँ भाई, मेरा काम है आपको बताना कि ये सही नहीं है, मैंने बता दिया, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ नहीं वेखना, ਤੁਸੀਂ आप जानो, ਤੁਸੀਂ जानो, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ जाने, लगे रहो, आई डोंट माइंड, मुझे कोई इस पर तकलीफ नहीं है। जो लोग उसको देखते हैं बड़ा अच्छा करते हैं, चलो लगे रहो, एंजॉय करो। सर अगर आप सहाफ़ी ना होते तो फिर क्या होते? यार इंसान होना चाहिए, सहाफ़ी हूँ या फौजी हूँ या कूड़ा उठाने वाला हूँ, इंसान का बच्चा होना चाहिए आपको, आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, ऐसी है, यही बेहतरीन तरीका है। आपकी अपनी आखिरत भी बचे, आप अपने वालदैन के लिए बाइस फ़ख्र हों, आप अपने वालदैन के लिए बाइस इज़्ज़त हों, कोई यह ना कहे दे होदा प्यो जा रही है, प्यो ऐसे ना हो। सर पंजाबी गायक है सिद्धू मूसेवाला, उनको बड़ा लोग फॉलो करते हैं, पाकिस्तान में भी बड़ा फॉलो करते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? यार बड़ा अच्छा किया आपने ये सवाल पूछा है। देखें मैं पंजाबी जो मैं पढ़ के सुन के बड़ा हुआ ना, बाबा बुल्ले शाह थे, वारिस शाह साहब थे, मियाँ मोहम्मद बख्श थे, मैं इनकी शायरी पढ़ी है मैंने पंजाबी, और उनकी शायरी में ना मोहब्बत थी, आजिज़ी थी, दरगुजर थी, वो पंजाबी और थी ना, क्या बात है, बुल्ला की जाना मैं कौन, अपनी तलाश थी, सारा कुछ था, वो उसकी अपने अंदर की जंग थी, कश्मकश थी। सिद्धू जो सा था ना वो एक ऐसे क्लैन से उठ के आया जहां वो पिसा हुआ था। उसने क्या किया, उसने पावर दिखानी शुरू की और उसने बताया कि रेंज रोवर से इज्जत आती है, पिस्तौल रखने से इज्जत आती है, ओए क्या कि तुन के आगे जाने से इज्जत आती है। वो जो हम पंजाबी थे ना, हम पंजाबी ये सोचते थे कि यार झुक के प्यार से मोहब्बत फाते आलम होती है, हम ये सोचते थे। उन्होंने कहा नहीं, रेंज रोवर फाते आलम होती है, रेंज जिदे को होएगी वो बड़ा ऊंचा जाएगा। तो वही एटीट्यूड आजकल की नौजवान नस्ल में आ गया। वो गाने लगाते हैं सिद्धू के या इस तरह के पंजाबी रैप के दुनाली रखी दिए ते डिवाइडर ते गड्डी चाड़ी दिए ते फलां। पहले मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ यार ये तो सारी की सारी जनरेशन को बर्बाद कर गए ना। जो उस एज की जनरेशन जो सी थी वो सारी की सारी बर्बाद हो गई। वो इसी चक्कर में है कि वो दो गड्डियां आगे प्रोटोकॉल लगा होए ते मैं पीछे बैठा हुआ अफसर बन के, उनते झूठे प्रोटोकॉल लेंदे ने ना, झूठी गड्डियां, झूठे किराए दी गड्डियां, किराए दे गार्ड, किराए दी चीज़ां, तो करके झूठे प्रोटोकॉल लेते हैं। लेकिन वो लोग देखते हैं, लोग उसके पीछे सिद्धू का गाना चल रहा होता है, रेंज रोवर जा रही होती है या जी वैगन जा रही होती है, बंदा बैठा होता है। अब वो जी वैगन के व्यूज़ हैं, बंदा समझता है मेरे व्यूज़ ने, नहीं उस्ताद तेरे व्यू नहीं, जी वैगन दे व्यू ने, वो प्रोटोकॉल दे व्यू ने। तेरी बूटी तो उन्होंने एवं दे दी कि विच कितों आ गया बांदर जहा। तो ये बीच में चीज़ें बीच में आ जाती हैं। तो आपको मुझे सिद्धू मूसेवाला शुरू में बड़ा पसंद था, लेकिन बाद में जाके मुझे एहसास हुआ कि ये तो सारी जनरेशन का बेड़ा गर्क कर गया। जो पंजाबी अदब था ना भाई, हम पंजाबी पढ़ते थे, एक मिठी जुबान थी, एक मिठी बातचीत थी। हम बाबा फरीदगंज शक्कर को पढ़ते थे। बाबा फरीदगंज शक्कर का कलाम जो है वो ग्रंथ साहब में भी शामिल है। तो ये तमाम चीजें पढ़ के हम तो बड़े हुए थे। गुरमुखी जो उनकी जुबान है उसके अंदर जो ग्रंथ साहब है उसके अंदर तो प्यार ही प्यार है ना। एक ही दे गया सानू, आज की जनरेशन गया। आज की जनरेशन भाई हम तो बटना बड़ा पसंद करते हैं ना, हम फौरन डिवाइड हो जाए। ऐसे ही है। इनको इकट्ठा करने की बात थी, इनको बताएं कि बुल्ले शाह कौन था, इनको बताएं मियाँ मोहम्मद बख्श कौन थे, इनको बताएं हीर वारिस शाह क्या थी। हम वीर वारिस शाह सुना करते थे, वो हीर वारिस शाह थी क्या, उसमें कॉन्सेप्ट क्या था, इश्क हकीकी क्या है, इश्क मजाजी क्या है। इनको फर्क तो बताए हैं। ते पता नहीं रुड़ते फिरते ने जी वैगना दे थले ते रेंज रोवरां दे थले ते पिस्तौलां दे थले ते गड्डियां कालियां दे थले। ये बेकार हो गई जनरेशन ना। इन बेचारों का तो ज़हनी मरीज बन के रह गए ना। हुण किसी दी जी वैगन वेख के एवं बेचारे सासे कमतरी में मर गए, ਉਹਦੇ ਕੋਲ आ गई। हुण एक गल हैगी ते जी वैगन बह के तुसी बॉस बन जाओ, वो गैंगस्टर बन जाओ, या ते तुसी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ डर के ਉਹਦੇ मुलाजम या ਉਹਦੇ गुलाम बन जाओ। ਇਹ दो काम ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ फॉलोअर बन जाओ। उन्हें तो हमारे पास यही तो हो रहा है। ऐसी है सर। तो ना लेते हैं जी सिद्धू मूसेवाला ते जी वो ते फलां ते जी फलां पंजाबी ते देखो जी पंजाबी कल्चर ये तो नहीं था ना यार, बिल्कुल नहीं था। पंजाबी कल्चर तो मोहब्बत थी, पंजाबी कल्चर तो प्यार था, बड़ों की इज्जत थी, सिर पे हाथ रखना था, भैनों दे सिर कजी दे हुंदे सन, ये करना था। दूसरे दी भैन अपनी भैन हुंदी है, ऐसी है, ठीक है। दूसरे दी मां अपनी मां है, मावां सांझियां हुंदियां ने, सासी कहंदे सी ना, पंजाबी कहंदे सी। अज असीं ओह गल ते रहिंदे ही नहीं, असीं तोड़ी जाने हैं। वही मैं कह रहा हूँ भजन, आज की बात का क्रक्स यही है कि डिवाइड मत करें, बहुत डिवाइड कर दिया, हटा दें और लोगों को ये एहसास दिलाएं कि दोस्तों अभी भी देर नहीं हुई,
कम बैक, वापस आओ, अपने पॉइंट पे वापस आओ। और हमारी यूनिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है। अपने आप को आपस में डिवाइड मत करो और मत काटो, पटवारी कह के, यूथिया कह के, ओदा फैन, फलां दी आर्मी, फलां दा फैन, ओ फिटे मुंह ਤੁਹਾਡਾ यार। बट सब आपकी नज़र में फेमस होना क्या है? यार मेरी नज़र में फेमस होना ये है कि अगर आपको 2 लोग भी जानते हैं ना तो वो आपकी इज्जत करें और वो आपको इज्जत से देखें। 2 लोग भी वो फेमस हैं। आप मोहल्ले में भी फेमस होते थे ना, हमारे कारी साहब जिनसे थे मोहल्ले के, मस्जिद के, बड़ी इज्जत थी उनकी। हमारी नज़र में वो फेमस थे। और गली में थे ना, हम छोटे होते थे तो हमारी नज़र में सबसे फेमस आदमी मौलवी साहब होते थे, क्योंकि मौलवी साहब ने नमाज भी पढ़ानी है, मौलवी साहब ने अच्छी बात बतानी है, जुम्मे का खुतबा भी मौलवी साहब दे रहे हैं, वो अच्छी बातें बता रहे हैं, सारे सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। लोग में हम देखते थे कि मौलवी साहब जब गुजरते हैं लोग पीछे हो जाते हैं, हाथ में लाते हैं। इवन के जो गली का बड़ा अमीर आदमी है वो भी जो ही मौलवी साहब आते हैं, इमाम साहब आते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं कि इमाम साहब आ गए हैं, इमाम साहब को बिठाना। आजकल तो शोहरत का कोई वो ही नहीं रहा। आजकल शोहरत है कि किसी की नंगी वीडियो आ गई है कि अगले दिन वो किसी शो पे बैठा फीता कट रहा होएगा क्योंकि वो फेमस हो गया है। आजकल किसी की गंदी चीज़ आ गई है, कोई गंदी बात से मशहूर हो गया, अगले दिन आप उसे किसी दुकान का इफ्तिताह करता हुआ देखेंगे। हमने अच्छे बुरे की तमीज़ ही खत्म कर दी है ना। पहले दौर में तो मशहूर वो होता था ना जिसकी इज्जत होती थी, शोहरत जिसे कहते थे ना, कि इज्जत और शोहरत 2 वर्ड इकट्ठे हैं, इज्जत और शोहरत। हमने इज्जत हटा दी है, हम शोहरत के पीछे लग गए। ऐसे है शोहरत जिंज मर्जी कमाई जाओ, चौंक च जाके कपड़े ला के नचना शुरू कर दो। कल लोग सारे यूट्यूबर भी बड़े तेज हैं, व्यूज चाहिए, डॉलर्स भी चाहिए, और नशे नशे जान के वीडियो बनान, फलां दे कोल पहली वीडियो किते को लाई, फलां दे को। तो तमाशा लगा हुआ भाई, और हम तमाशागीर हैं, देखते जाएं, गुजरते जाएं और मजा करते जाएं। जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जिसने आपकी जिंदगी को तब्दील कर दिया हो? मैं डैडी की वफात ने मुझे चेंज किया, क्योंकि डैडी पहले थे ना तो डैडी छत थे, और जब छत उठी तो फिर खुद छत बनना पड़ा। तो जो डैडी फेस करते थे अब वो मेरे ऊपर गिरता है, मेरे पे आता है, तो बड़ा मुश्किल होता है। उससे चेंज हो गया ना। उससे पहले तो शायद दौड़ भी जाते थे, भाग के छुट्टियों पे भी चले जाते थे, निकल भी जाते थे, स्केप ढूंढ लेते थे। तो अब स्केप ढूंढा नहीं जाता। अब ऐसा लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पूरी करनी है, और मेरे अलावा कोई नहीं है पूरी करने वाला, तो मैंने ही करनी है। बट साहब आपकी एक वीडियो देखी मैंने पिछले दिनों, जिसमें एक खातून, बुजुर्ग खातून मोटरसाइकिल रुकवा कर आपका माथा चूम रही हैं। कैसा फील होता है ये प्राउड मोमेंट? भाई हमारा तो खून बढ़ जाता है। कोई माँ जो मेरी माँ नहीं है वो मुझे मेरी माँ की तरह प्यार करे। वाह। मैं अपने आप को खुशनसीब तरीन इंसान समझता हूँ कि कोई माँ जो मेरी माँ नहीं है वो मुझे मेरी माँ की तरह, बल्कि मेरी माँ से भी ज़्यादा प्यार करे। मेरे से ज़्यादा खुशनसीब आदमी कोई नहीं है। वो एक ही माँ क्यों ना हो मेरे लिए, और मेरे लिए हज़ारों माएँ दुआएं करती हैं, मुझसे प्यार करती हैं, मुझे दुआएं देती हैं। ये उनकी दुआएं ही हैं कि मैं चलता आ रहा हूँ। मेरी माँ की दुआ है, मेरे माँ बाप की दुआ है, और वो हज़ारों माँओं बापों की दुआएं जो मेरे साथ उनकी चलती हैं। तो मैं उसी के ऊपर चल रहा हूँ, वरना मेरे में ऐसी कोई काबिलियत नहीं है कि मैं कोई इस तरह कोई इज्जत पा सकूँ या कर सकूँ। अल्लाह ताला की मेहरबानी है और ये दुआएं हैं जो मुझे चला। मोहब्बत कमाई है आपने। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा, क्योंकि इंसान की मोहब्बत कमाना बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर आप किसी की, एक आदमी की भी मोहब्बत कमा लें तो दिल जीत लिए लोगों दिल जीत, आप छा गए, आप सही मशहूर हैं। सही बात है। सहाफत के साथ साथ हमारे ज़राए के मुताबिक पता चला है कि आपकी फिल्म आ रही है कोई, चौधरी असलम का करैक्टर कर रहे हैं आप। हाँ, वो अभी रिसेंटली एक हम टीवी का हुआ था फैशन वीक, उसमें मेरा दोस्त है अली ज़िशान, ठीक है, उसने मुझे कहा कि मेरे लिए वॉक करो। मैंने उसके लिए वॉक की। वॉक पे कुछ लोगों ने हमें देख लिया, उन्होंने कहा कि आपके लिए हमारे पास एक रोल है। मैंने रोल का पूछा, पहले मैंने सोचा कि नहीं ऐसे नहीं करना, फिर जब रोल का सुना उन्होंने कहा कि आपको चौधरी असलम बनाना चाहते हैं। कराची के जो थे हमारे ऑफिसर थे, मुझे पसंद थे वो, मेरी बातचीत भी रहती थी कभी कभी उनसे। अच्छा। हाँ, तो मैं क्योंकि एक्सप्रेस 24/7 में था तो बातचीत रहती थी, तो मैंने कहा जी मैं ज़रूर करूँगा। तो फिर हम आ गए मैदान में। शूटिंग होगी इसकी? शूटिंग इंशाल्लाह शुरू होगी, मुझे जो बताया गया है कि गर्मियों में शुरू होगी। अच्छा, अभी तो स्क्रीनिंग हुई है। ठीक है, तो फिल्म आएगी फिर अगले साल? नहीं कब आएगी, अब ये फिल्म बनाने में वेट करेंगे हम आपकी। बहुत शुक्रिया आपका सर। इकरारुल हसन साहब ने भी एक तहरीक लॉन्च की है, अवाम राज तहरीक। बिल्कुल, क्या टेक है इस पर आपका? यार बहुत अच्छी बात है। मुझे इकरार मेरा बचपन का दोस्त है। अच्छा। हाँ, इकरार और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में इकट्ठे थे, 2000 से हम दोस्त हैं। 24-25 साल हो गए हमें साथ दोस्ती, हम तो एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तो ये उसका आइडिया था बहुत पहले से
मैं उसके साथ हूँ। मेरा दोस्त है, वो भी इकट्ठा करना चाहता है, हम यूनिटी पे बिलीव करते हैं, ठीक है। उसने नहीं कहा कि यूथी है तो मेरे पास नहीं आ सकता, पटवारी है तो मेरे पास नहीं आ सकता, सब आ सकते हैं, सब आए, पार्टी ज्वाइन करें। आपकी पार्टी है, आप लोगों की पार्टी है, आप आके काम तो करके देखें। आप आए ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, आप कहते हैं कि गलत है, फलां एजेंट फलां एजेंट। मुझे कोई कह रहा था कि जी ये इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है। मैं कहा जी उसने जो अभी तक बात की है वो कोई मुल्क को कौम के खिलाफ है? किसी में कोई उसका एजेंडा इंतशारी नजर आता है? कहा नहीं। मैं किसी बात में नजर आता है कि ये कौम के अवाम के खिलाफ है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर अगर ये एस्टैब्लिशमेंट का एजेंट भी है तो कहा बात तो सही कर रहा है, आपको दे तो शऊर रहा है, आपको ये बता रहा है कि शख्सियत परस्ती से निकलें, मत भागें कि मैं नवाज शरीफ दा होगा ते नवाज शरीफ दा पुत्र, नवाज शरीफ दा पोता, नवाज शरीफ दे पोते दा पोता ते नवाज शरीफ, ओ भाई मैं इन्हां दे मगर ही लगा रहा मैं इमरान खान ते इमरान खान दी भैनां ते इमरान खान दे भरा पुत्र, वो सारे उन्हां दे मगर ही लगा रहा मैं। इन्हां तो इलावा मैनूं लीडर नहीं लभना। लीडर मैं खुद हूं यार, खुद लीडर बनो। उसने यही कहा ना आपको कि लीडर तो आप खुद हैं, लीड करें, अपनी गली को लीड करना शुरू कर दें, अपने मोहल्ले को लीड करना शुरू कर दें। और उसकी पार्टी का जो हम आपस में हमने डिसाइड किया था, वो उसके अंदर जो पहली बेसिक चीज़ है वो बल्दियात को मजबूत करना। अच्छा, जो हमारी उस पार्टी है, मैं हमारी इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा भाई है, भरा जिथे खलो जान ते भरा नाल ही खलोंदे ने। और तुसी जिस तरह मर्जी को मॉरली फाइनेंशियली जिस तरह मर्जी मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मेरा भाई है ना, खड़ा हो गया। वो गलत करेगा मैं उसे बताऊंगा कि गलत कर रहा है, लेकिन मैं उसे प्यार से घर जाके उसके कान में बताऊंगा। गली मोहल्ले में शोर मचाता नहीं फिरूंगा, मेरा भाई है, उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। ये हमने यही सीखते हैं हम आपस में ना, प्यार से यही सीखते हैं। और वो किसी का बुरा नहीं कर रहा, किसी का अवाम का पैसा नहीं खा रहा, आपके मेरे टैक्स के पैसों से पार्टी नहीं बना रहा, ठीक है। वो अपने पैसों से कर रहा है, जो भी कर रहा है खुद मेहनत करके कर रहा, तो सपोर्ट करना चाहिए। दिल में वही ना नफरत वाली मदारी वाली गल कि मदारियां के पीछे ना लगो। लोग जो पढ़े लिखे जिस काम के उसको आने दो। दूसरी बात मैं बताई थी कि हमारा बेसिक काम बल्दियात को मजबूत करना, बिल्कुल जो हमारा आइडियोलॉजी है इसमें, ठीक है, यही है कि बल्दियात को मजबूत करें। बल्दियात को मजबूत करने का मतलब पावर आम आदमी के हाथ में आ जाए। आपका आइन कहता है आर्टिकल 140A में कि जो हुकूमतें होती हैं, सूबाई हुकूमतें, ये उनकी वो मजाज हैं कि वो करवाएं बल्दियाती इलेक्शन अपने कायम होने के फौरन बाद, कौमी ये अवामी हुकूमतें कायम करें, ये उनका काम है कि लोकल बॉडी कायम करें। वो नहीं करते, आइन की सरासर खिलाफ वर्जी करते हैं। और जितनी फाइनेंशियल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पावर होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, वो इनके पास हो। हमने ये थोड़ी सी झलक देखी थी मियां आमिर जब बने थे नाजिम, कितना मजबूत आदमी है, CCP उसके अंडर है, उसके अंडर तमाम वो जो सी इलाके की काम है उसके अंडर है, बजट उसके पास है, ये तमाम चीज़ें उसके पास हैं। और हम उससे काम करवाते थे, हम जाके बताते थे, वो काम करता था। तो ये हम अब MP MNA का क्या काम है कि वो गली मोहल्ला बनवाए, गटर ठीक करवाए, उसका क्या काम है? उसकी कानूनी जो आईनी उसकी जिम्मेदारी है वो कानून साजी है, वो करे, अपना काम करे, उस चीज़ के तनख्वाह। अब वो कहे जी फलां बजट भी मैनू दियो, मैं MP इस हल्के दा वां, इस हल्के च तरक्याती काम बजट मैनू दियो, क्यों तेनू दियो? वो मेट्रोपॉलिटन के मेयर को क्यों ना दें हम? वो बनाए, वो शहर को ठीक करे, वो तमाम चीज़ें लॉन्च करे, शहर का रेवेन्यू इकट्ठा हो उसके पास जाए, वो चीज़ों को डिसाइड करे। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है ना, क्योंकि हमने इन लोगों को मजबूत किया हुआ। इन लोगों को ये जो काम इनके नहीं है ये वो करते हैं, जो इनके काम है इन्होंने आज तक वो किए ही नहीं, वो भी अपने फायदे के लिए करते हैं। जो कानून साजी है वो भी अपने फायदे के लिए करी जाते हैं। तो ये वो कहता है इकरार, इनको यहाँ पे रोको। कब तक हम इनके पीछे भागते रहेंगे? कब तक हम कहेंगे कि एक इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन जाए तो सब ठीक हो जाएगा, जबकि वज़ीर-ए-आज़म बन भी गया तो उसने बुज़दार जैसे बंदे को वज़ीर-ए-आला लगा दिया, उसने महमूद खान जैसे बंदे को वज़ीर-ए-आला लगा दिया। ऐसे लोगों को आप प्रमोट करना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने जो उनके पॉलिसी है उनको वो आगे लेके आए। आप क्यों ना आगे आए? आप क्यों ना बने गवर्नर? आप क्यों ना बने CM? आप क्यों ना बने? तो आप में गट्स हैं, आप क्यों ना बने अपने इलाके के चेयरमैन? आप क्यों ना बने अपने इलाके के काउंसिल मेंबर? क्यों ना बने? आप अपने इलाके के लिए बेहतर कर सकते हैं तो करें, वो गलत बात तो कोई नहीं। कितना लगेगा इस तहरीक को कामयाब होने में? देखो ये नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, मकसद जो है ना वो पूरा करना। मकसद ये है कि मेरा पैगाम 10 लोगों की समझ में आ जाए, मैं 10 जो उनसे हैं वो इकरार पैदा हो जाए, 10 जो एबर्ड पैदा हो जाए, या 10 आपकी सोच के लोग पैदा हो जाए, ये कामयाबी है। मेरी सोच आपको मिल जाए, ये कामयाबी है। मेरा ये सुनने के बाद मेरी सोच के लोग पैदा हो जाएं जो यूनिटी पे बिलीव करें, जो रिस्पेक्ट पे बिलीव करें, तो मेरे लिए ये मेरी कामयाबी है। 2 लोग भी ऐसा कर जाएं, ये मेरी कामयाबी है। सर अब बात करते हैं लाहौर गैंग वॉर की, जहाँ पर ये जिक्र होता है तो सबसे पहले 2 खानदान जहन में आते हैं, टीपू ट्रक्का वाला और गोगी भट्ट तीफी भट्ट।
आपकी एक वीडियो देखी कि आपकी बड़ी गहरी दोस्ती थी अमीर बलाज के साथ, उस दोस्ती के हवाले से बताएं और उसके जाने का दुख कितना है आपको? यार मैं तो आपको बताया कि दोस्ती बिल्कुल थी और मोहब्बत थी, बड़ा अच्छा बड़ा इज़्ज़त का रिश्ता था। जाने का दुख बिल्कुल है, जितना उसकी फैमिली को है उतना ही दुख है। बड़ा बड़ा जुल्म हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं फिर दोबारा मैं सुलह पे यकीन रखता हूँ। ठीक है, मैं आपको जब बात बताऊँ, दूसरी तरफ भी नुकसान जो हो गया वो हो गया, अब सुलह की तरफ आना चाहिए। मैं क्योंकि मैंने जिस तरह शुरू में मेरी जो सोच है वो यही है कि इकट्ठा करना चाहिए। ये दोनों आपने कोशिश की थी इकट्ठा करने की? उस वक्त भी की थी, उस वक्त हो भी गई थी। वो हमारे कुछ और दोस्त भी थे, उन्होंने भी की, सुलह की बात चली। लेकिन उस वक्त भी कई जगह पे गलतियां हुई, दोनों तरफ से हुई, तो जिस वजह से नहीं हो सकी। अभी भी हमारी कोशिश यही है, देखें दोनों तरफ हमारे जानने वाले हैं, दूसरी पार्टी में भी इसमें भी कश्मीरी है ना, अंदरून शहरी कश्मीरी है, वो भी कश्मीरी है, कश्मीरी, तो कहीं ना कहीं सबकी नानियां एक होती और आप भी कश्मीरी, हम भी कश्मीरी हैं। तो ये आप दोनों तरफ मेरे जानने वाले हैं। मेरी तो कोशिश आज भी यही है, कल भी यही थी कि बस बहुत हो गया, खून बहुत बह गया और इसमें फ़ायदा तीसरा उठाता है, तो वो ना किया जाए। और तीसरे अमीर बलाज टीपू को किसने मारा था? अमीर बलाज टीपू को जिसने मारा था वो आपके सामने, उसका चलान भी हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसके अंदर जो नहीं, जिन्होंने मारा था वो कैफरे के किरदार तक पहुंच गए? यार देखो, उनको सजा अदालत से नहीं हुई। आप मेरी बात समझते हैं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं कभी भी मावराए अदालत कत्ल के हक में नहीं हूँ। ठीक है ना, मैं अभी मुझे उनके बकौल तो ये मावराए अदालत कत्ल नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी वो शख्स कत्ल हो गया ना, वो अदालत तक तो आया ही नहीं, उसने कोर्ट में फेस तो किया ही नहीं। ठीक है, उसको सजा, अगर आपको लगता है कि वो सजा है, मैं तो उसको सजा नहीं समझता। सजा तो तब है कि जब जस्टिस पूरा सर्व हो, जस्टिस अदालत में उसको पेश किया जाता, उसको वहाँ खड़ा किया जाता, उसको अदालत में बताया जाता कि तुम पे ये इल्ज़ाम है, जो कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किए। डीआईजी इमरान कीश्वर साहब जब थे OCU के इंचार्ज थे, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अपनी पूरी की थी, उन्होंने बताया था कि ये इन्वॉल्व है। CCD के जो सरबराह हैं सुहेल जफर चट्टा साहब, वो आपके टीचर हैं? हाँ जी। फिर यहाँ पे इख्तलाफ हो गया आपका उनके साथ? मेरा इख्तलाफ असूली है, असूली ये इख्तलाफ है कि मावराए अदालत कत्ल नहीं होने चाहिए। अब उनके बकौल वो तमाम चीज़ें जिस तरह उन्होंने बताया, उनकी जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो बताते हैं, उन्होंने कहा कि हम इसकी कानूनी कार्रवाई पूरी करते हैं। जो लोग कहते हैं कि ये मावराए आइन अदालत कत्ल है, वो जाके अदालत में उसको चैलेंज करें। कई लोग चैलेंज किया है, कई केसेस चैलेंज हुए हैं, तो पीछे इनकाउंटर्स हुए हैं, वो कई इनकाउंटर चैलेंज हुए हैं। रास्ते हैं, रास्ते ढूंढते नहीं है, जल्दी जल्दी इल्जाम लगा देते हैं। ठीक है, एने कीता पॉइंट आउट जल्दी करते हैं। पॉइंट आउट करने की बजाय जो रास्ते हैं वो अपनाने चाहिए। फिर क्या वजह इतने सालों तक ये दुश्मनी चलती रही लेकिन सुलह कोई नहीं करवा पाया? यार वो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, बल्कि गोगी भट्ट साहब का जब मैंने पॉडकास्ट किया था, उन्होंने बताया भी था कि मलक मुश्ताक साहब हैं, उन्होंने इसको सुलह करवाने की कोशिश की और मेरे ख्याल से वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए थे। ठीक है, कि सुलह बलाज की, मरहूम की और टीवी भट्ट साहब की बातचीत भी शुरू हो गई थी, लेकिन वो फिर कोई भी। सर यहाँ पे बात काट रहा हूँ आपकी, जब मैंने आपका वो पॉडकास्ट देखा तो गोगी भट्ट साहब ने कहा कि वो सुलह अंदर से नहीं करना चाहता था। अब मैं किसी के अंदर तो नहीं घुसा हुआ, तो आपको क्या लगता है कि मैं बलाज के अंदर तो नहीं घुसा हुआ ना, मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरी साइड ना चाहती हो सकता है, ये साइड ना चाहती हो, कुछ भी हो सकता है। वो उनका वो क्योंकि भाई हैं अब टीवी भट्ट साहब के, तो उन्होंने वही बात बतानी थी, क्योंकि मैं बलाज के इतना करीब नहीं था कि वो मुझसे इस तरह की चीज़ें शेयर करता है, उसके भाई बता सकते हैं। लेकिन जो भी था गलत था, कत्ल हुआ, वो इंसान कत्ल हुआ, वो ना हक था, वो बड़ा जुल्म हुआ। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटा बच्चा, इधर जो मावराए अदालत कत्ल हुआ ये भी गलत था। ठीक है, इसको जस्टिस अदालत से मिलना चाहिए था, अदालत तक आना चाहिए था। फायर हुआ ये भी मैं इसको नहीं अप्रिशिएट नहीं। अमीर बलाज टीपू के साथ गुजरा हुआ कोई यादगार लम्हा? ऐसा सच तो कुछ नहीं है, मतलब वो जो मैंने एक बात बताई थी कि मेरे साथ तस्वीर खिंचवा रहा था, तो उसने तस्वीरें खिंच रही थी, तो बैठा हुआ था, उसने तस्वीर नहीं खिंचवाई मेरे साथ। मैंने कहा कि क्यों नहीं खिंचवाई? उसने कहा भाई आप साफ़ी हैं, मेरे भाई हैं आप, तो मेरा आपके साथ नाम जोड़ना अच्छी बात नहीं है, अब मेरे छोटे भाई के साथ खिंचवा लेना। अच्छा, मुझे वो लगा कि यार एक इंसान का ज़र्फ है कि वो खुद को मुझसे इसलिए अलग कर रहा है कि उसको ये एहसास है कि मेरे भाई का नाम खराब ना हो। तो ये एक बड़ी बात थी, बड़े ज़र्फ की बात थी। इस वक्त गोगी भट्ट साहब कहाँ हैं? गोगी भट्ट साहब जहाँ पर भी हैं, मेरे ख्याल से जहाँ पहले थे वहीं पे हैं। चले आज बता दें कहाँ हैं। मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं बताता हूँ तो फिर पुलिस को ना पता हो कि कहाँ पे हैं। सबको पता है दुनिया को कि कहाँ पे हैं, सबको अंदाज़ा है, सब कुछ है।
देखिए मैं को बात बताऊं, एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर चीज़ें बड़े अजीबोगरीब तरीके से चलती हैं। हम कभी भी आइन और कानून के साथ नहीं जाते, हम हमेशा इसको क्रॉस करते हैं, फिर उस क्रॉस करने में इस तरह की चीज़ें होती हैं जो भी आपके सामने हुई हैं। तो आपको असल में जब आप लाइन पकड़ते हैं ना, कानून बनाते हैं और कानून की पासदारी करते हैं, सोसाइटी खुद ब खुद ठीक हो जाती है। कोई इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश नहीं करता। अभी कोई बंदा कत्ल करता है ना, उसको डर होता है मैनू मार देंगे, मैं फड़िया गया मैनू मार देंगे, मैं पकड़ा जाऊंगा। मेरे ख्याल से लाहौर में अभी तक कोई ऐसा अंधा कत्ल नहीं है जो पकड़ा ना गया और ट्रेस ना हुआ और पुलिस वाले ट्रेस ना कर सकें। ठीक है, प्रेशर बहुत है ना। कोई भी कत्ल, वो एक बड़ा मशहूर वाकया हुआ, वो एक DSP साहब थे उस्मान अहमद, वो बड़ा, क्योंकि खुद वो उसके CID के रहे में है, CIA के DSP रहे में है। मैं सोचा था कैसे पकड़े गए, उनसे ज्यादा स्मार्ट तो कोई नहीं ना हो सकता। बिल्कुल ऐसे पकड़े गए, पकड़ दिया भाई। कानून की गिरफ्त आ जाती है। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम आगे कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, या तो मार देते हैं या छोड़ देते हैं। सर अब बात करते हैं उस त्यौहार की जो एक लंबे अरसे से पाबंदी लगी हुई थी, बसंत। आपका बहुत किरदार है उसको बहाल करवाने में। क्या इस बार 2026 में बसंत होने जा रही है या एंड पे कैंसिल हो जाएगी? देखो, अभी तक तो बिल्कुल होने जा रही है। ठीक है, नोटिफिकेशन हो गया हुआ, ठीक है, चीज़ें हो गई हुई हैं और धड़ाधड़ मीटिंग हो रही हैं, अथॉरिटीज़ मीटिंग कर रही हैं। ठीक है। कल भी एक मीटिंग हुई है CTO साहब के साथ और तमाम लोगों के साथ, इसमें यही डिसाइड हो रहा है कि किस तरह काम किया जाए। अभी मैंने पहले एक दोस्त को बता रहा था कि ना, लोगों की ज़िंदगियों पे खेल के शौक नहीं पूरा किया जा सकता। ठीक है, हमें इसको महफूज बनाना है, हमें शौक भी बचाना है, हमें इसको महफूज भी बनाना है, हमें लोगों की जानें भी बचानी है, हमें लोगों की जानों के साथ नहीं खेलना। ये जो तमाम काविश की गई, जो एफर्ट किया गया, वो सिर्फ पतंगबाजी खुलवाने का नहीं था, वो इसको महफूज बनाने का था। ठीक है, वो तमाम तरीके देखने थे, वो तमाम वजूहात देखनी थी जिसकी वजह से गर्दन कटती थी। ठीक है, और वो वजूहात, जो पहली वजह थी, वो डोर थी। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं ना, उसको कंट्रोल कर लिया गया। ठीक है, धागे की मोटाई कंट्रोल कर ली गई है, सिर्फ वही धागा बिकेगा जो धागा पतला होगा। डोर का कोई नंबर होता है? यार वो मेरे ख्याल से 19 नंबर तक आप खरीद सकते हैं। 19 नंबर तक खरीद 19 नंबर या मेरे ख्याल से 12 नंबर तक है मेरे ख्याल से। सकते। गुड्डे के लिए बड़ी हल्की नहीं होगी? नहीं, लोग तो पतली 5 नंबर से भी उड़ाते हैं। अच्छा, 5 नंबर से भी पतंगियां उड़ाते हैं। उसके लिए हमने डोर का, उसका पतंग का साइज भी छोटा करवाया। ठीक है, कितना साइज है? 1.5 तावा, 1.5 तावा, चौगट्ठी और 1.5 तावा गुड्डा और चौगट्ठी पतंग। फिर उसके बाद एक और चीज़ की, हमने पिन्ने की जो है लेंथ वो भी बताई। वो 2000 मीटर तक की डोर होगी एक पिन्ने की, यानी 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर की रेंज तक आप गुड्डी उड़ा सकते हैं। अच्छा, 2 किलोमीटर? 2 किलोमीटर तक बस वो एक पिन्ने की इतनी रेंज होगी। यानी कि आप अगर गेज करना चाहें कि कितनी उड़ रही है, तो आप लोग कहेंगे अब घेरा बना के भी चला सकते हैं, अगला पिन्ना भी चलाते हैं, वो तो फिर आप जितनी मर्जी बदतमीजी करी जाए। लेकिन जो है जो डोर, वो सिर्फ 2 किलोमीटर की है, 2000 मीटर तक की डोर है। पिन्ने की उसे 5 गोट कहते हैं, 5 गोट बनते हैं, वो इतने की चलेगी। ये तमाम चीज़ें करने के बाद बाइक जो से 3 दिन की इसकी इजाज़त दी गई है। 3 दिन आप सिर्फ पतंगबाजी कर सकते हैं। यानी कि अब आप 6, 7, 8 फरवरी को पतंगबाजी करेंगे, इसके अलावा पतंगबाजी कर नहीं सकते। अच्छा, ये नहीं होगा कि अगर आप पे पकड़े गए तो आप फ़ोन करें, लो जी पतंग खुल गई, नहीं खुली। पतंग नहीं उड़ानी, इस दिन भी पतंग नहीं उड़ानी। ठीक है, सिर्फ 6, 7, 8 को पतंग उड़ानी है। ठीक है। दूसरी बात, आपने सेल करनी है, परचेज करनी है, वो आपने यकम को करनी है, 1 फरवरी को। ठीक है, 1 फरवरी से 8 फरवरी तक सेल एंड परचेज होगी। ठीक है। इसके अलावा सेल एंड परचेज अच्छा, हुकूमत की तरफ से कोई रेट फिक्स किए हुए हैं? कोई रेट फिक्स नहीं किए गए। जिन लोगों ने अब बनाई है उनको कमाने भी तो दें। अच्छा। अब ये थोड़ी ना होगा, वो देखो, वो कहता गरीब आदमी तो रही नहीं, अमीर दी रह गई, तो यार बना भी तो गरीब आदमी रहा। गरीब आदमी तो पसंद हो ही गई ना किसी ना किसी तरह। ठीक है। आपको उसका भी मार्जिन देना ना, क्योंकि आप देखें जो ही भी उसका खुलने की बात हुई है, पीछे पेपर महंगा हो गया, ऐसे ही है। तीला महंगा हो गया। अब तीला और पेपर महंगा होगा तो आगे उसने बेचारे ने पल्ले से तो नहीं लगानी ना, गरीब आदमी है। फिर एक और मेरा एक दोस्त है, अभी वो हमारा था बंदा, इसी में हमारे साथ था, वो पकड़ा गया, उसको पुलिस पकड़ के ले गई। उसने कहा जी मैं पकड़ा गया हूँ, मैं पतंग बना रहा था। वो पतंग अपने लाइसेंस पे नहीं बना रहा था। अच्छा, सख्ती है, ठीक है। कानून। सर थोड़ा सा ना आपको ये थोड़ा सा गाइड कर दें, क्या पैरामीटर्स हैं? पैरामीटर ये है कि आप अपना लाइसेंस बनवाएं। ठीक है, वो लाइसेंस कहाँ से बनेगा? पोर्टल पे अप्लाई करें। आपको सिर्फ आपका शनाख्ती कार्ड, आपका एड्रेस चाहिए और 1000 रुपये का चलान चाहिए जो आप जमा करवाएंगे गवर्नमेंट के खाते में, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन बना सकेंगे। आपको लाइसेंस उसी पोर्टल के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट आपको देख लेगी, आपको चेक कर लेगी, वो 1-2 दिन के अंदर ही दे देते हैं। ठीक है, कि ये बना सकता है, ये फलां जगह पे। ये नहीं कि कोई हर बंदा ही आप और मैं भी जाके लाइसेंस बनवा लें, ऐसे नहीं होगा। ठीक वो है। देखेंगे क्या ये बनवा सकता है,
क्या ये बना सकता है, क्या ये लेजिटिमेट है, वो आपने एसीज के थ्रू चेक कर लेंगे। और ये सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बसंत है 6, 7, 8 को, सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मेकिंग की इजाज़त 30 दिसंबर 2025 से 8 फरवरी 2026 तक दी गई है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर। अगर आप गुजरांवाला फैसलाबाद में बनाएंगे तो आप पे पर्चा है, अच्छा, को पकड़ लिया जाएगा, याद रखना आपने। दूसरी बात, ये सेल और परचेज की इजाज़त भी 1 फरवरी के बाद है। अभी आप सेल परचेज भी नहीं कर सकते, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं कि मेरी इतनी बना दें, मेरी इतनी कर दें, और वो आपको एडवांस बुकिंग में अपने पास बना ले और 1 को फिर वो आपको सेल करेगा। अभी आप ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज, वो एक चल रहा था कि 18 साल से कम उम्र बंदा पतंग नहीं उड़ा सकता। हाँ जी, वो चल रहा था। उड़ा सकता है, सिर्फ 6, 7, 8 को उड़ा सकता है। 18 साल से कम उम्र उड़ा सकता है, लेकिन 6, 7, 8 के बाद 18 साल से ऊपर वाला भी नहीं उड़ा सकता, नीचे वाला भी नहीं, कोई नहीं उड़ा सकता, ठीक है। मैं दोबारा बता दूं, ये एक ट्रायल बसंत है, ये एक ट्रायल किया जा रहा है, टेस्ट है कि क्या हम इसको कर सकते हैं। और ये ट्रायल देखें, 25 साल से चीज बंद है, ऐसी है, लोगों की जानें भी हैं। अब मैं सिर्फ पतंगबाजों का केस थोड़ी ना लड़ रहा हूँ, मैंने लाहौरियों का केस भी तो लड़ना ना, कि इनकी जाना भी अजीज ने भाई। ये पंजाब में जो लोग रहते हैं इनकी जानें भी अजीज हैं। सर, यहाँ पर जो लोग खुश हैं इस बसंत की वजह से, हाँ, वहाँ पर वो खानदान जिन्होंने अपने प्यारे खोए हैं इस बसंत में, तो उनके लिए ये लम्हा अच्छा तो लम्हा नहीं होगा, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल लम्हा अच्छा नहीं होगा। और मेरे ख्याल से अब आपको, अब ऐसा है ना कि बाइक है, मेरे किसी अजीज़ का रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, बाइक के ऊपर गिर गया है, बाथरूम में गिर गया, तो मैं बाथरूम जाना भी नहीं छोड़ूंगा और मैं बाइक चलाना भी नहीं छोड़ूंगा। एक आपके शहर का कल्चर है, ऐसे है। एक चीज़ नुकसान हो गया, मुझे खुद को डोर फिरी भी है यार, अच्छा, गर्दन पे, यहाँ पे गले पे, लेकिन वो टूट गई थी ना, पर बड़ी डोर थी, लगी, कटी, चीरा सा आया, यहाँ पर आया, टूट गई। ज्यादा से तो बहुत ज्यादा काट गई तो थोड़े टांके लग गए, ठीक है। वो गर्दन ही उतर जाती है ना लोगों की, वो छोटा कट लगाने की वजह, क्योंकि वो मोटी डोर हो गई थी, अब उसको रोका गया, हमने चीज़ों को रोका। बाद में ना इसके अंदर थोड़ा सा कुछ ऐसा माफिया भी शामिल हो गया था जो इसके खिलाफ था, ठीक है। और वो खिलाफ इसलिए था कि वो चाहता था कि मैं ऑर्गेनाइज करवाऊं, तो उन्होंने फिर प्रमोशन कर करके ना नेगेटिव इसको बंद करवा दिया था। बिल्कुल किसी की जानों के साथ नहीं हो सकता। जिनके खुदा ना खास्ता घरों में ये सारा कुछ हुआ, उनके अपने बच्चे भी पतंग उड़ाते होंगे ना, कभी कोई ना कोई उड़ाता ही होगा। वो कहेगा अब मैं छोड़ दूं, बिल्कुल छोड़ दिया, अच्छी बात है। अब हमें वो जाने महफूज करनी है, ठीक है। उसके लिए बाइक भी हो रहा है ना, सारा कुछ बाइक के लिए रॉड लगवा दिया। अच्छा 3 दिन बाइक्स बंद नहीं होगी, ये भी खबर बंद भी होंगी, लेकिन आप मजबूरी के तहत अगर निकाल ही रहे हैं तो रॉड वाली बाइक यूज करें। और गवर्नमेंट आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन दे रही है, उसमें यांगो की गाड़ियां भी शामिल की गई हैं, ये जो है उबर वगैरह, ये जो ई टैक्सी है, इसको भी शामिल किया गया, इसके अंदर उसको भी शामिल किया गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी शामिल किया गया। ये फ्री ट्रांसपोर्टेशन आपको फ्री मिलेगी, ठीक है। सर, मजहबी तबका हर बार जो है बसंत को गैर इस्लामी हिंदू त्यौहार कह के इसकी मुखालफत करता है। कुछ नहीं कह सकता कि ये क्या प्रॉब्लम है हमारा, तो मुझे तो मेरे इसका शहर का त्यौहार है ना, मेरी धरती का त्यौहार है, हम यही देखते हुए बड़े हुए हैं। मुझे इसमें कहीं पे भी अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो मेरे दीन के खिलाफ, मेरे दीन के ऊपर अटैक करे, मेरे ईमान पे अटैक करे, मुझे कुछ नज़र नहीं आता इसके अंदर। इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, उनको नज़र आता है, उनके पास इसका लॉजिकल रीज़न होगा, वो ठीक कह रहे होंगे, क्या कह सकता हूँ। लाहौर की छतें बुक होना शुरू हो गई? हाँ, छतें बुक होना शुरू हो गई। कौन सी और कितने पैसे में बुक हो रही हैं? यार वो तो जो बंदा जिसकी छत है उसकी वारे नहीं आ रहे हैं, यही बिजनेस है, बिजनेस। अब वो जितने मर्जी ले यार, उसकी छत है, जितने मर्जी बंदों के लिए करे, जितना मर्जी करे, ये बिजनेस है, उसको पैसे मिलेंगे, वो अपना सीजन लगा लेगा, उसका इवेंट, उसके पैसे इकट्ठे हो जाएंगे उसके पास, ठीक है। एक आम आदमी के लिए क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो बता दें। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स यही हैं कि जब ये त्यौहार चल रहा है, हो रहा है, एक तो परहेज करें, खुद भी किसी भी गैर इंसानी हरकत करने से, वो ये कि हवाई फायरिंग ना करें, बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। किसी किस्म की ऐसी कोई हरकत, असला, ऐसी चीज़ ना करें, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी आपके खिलाफ अगर आप ऐसा करते पाए गए, क्योंकि उसके वो तो आप दुश्मनी करेंगे इंसानों से भी, इस त्यौहार से भी और सोसाइटी से भी। तो आपको ये बिल्कुल ऐसी कोई हरकत ना करें, मोटी डोर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने मोटी डोर का इस्तेमाल किया तो ये मेरे ख्याल से आप कातिल कहलाएंगे, और आप ये जो कातिल का सज़ा होनी चाहिए वही आपकी सज़ा होनी चाहिए कि अगर आप मोटी डोर इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बड़ी अहम चीज़ वो ये है कि खुशियों का त्यौहार है, इसे खुशियों से मनाएं, दूसरों में खुशियाँ डिस्ट्रीब्यूट करें, फैमिलीज़ को बुलाएं, लोगों को बुलाएं, गेट टुगेदर करें, आप आपस में मिलने जुलने का एक रीज़न दें लोगों को। ये असल में यही है, गेट टुगेदर। लाउड स्पीकर की भी इजाज़त दे दी गई है? लाउड स्पीकर की इजाज़त मुझे उसके बारे में पता नहीं है अभी, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो होगा। आप बता देंगे 2026 में बसंत कामयाब होगी या नहीं होगी? यार मेरी ख्वाहिश और मेरी दुआ है कि कामयाब हो। मेरी
मैं क्या हार्म तो दे नहीं सकता आपको कि क्या है जी, क्या होगा। क्योंकि हमारी जनरेशन के लिए एक नई चीज़ हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको बड़ा मजा आएगा, आप एंजॉय करेंगे। हम ये देखते आए हैं, बड़ा अच्छा इवेंट होता था, ये फैमिली इवेंट होता था, फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिसमें आप फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए हैं, फैमिली इकट्ठी हो गई है, रिश्तेदार आए हुए हैं, गजरेले पक रहे हैं घर में, लोग आ रहे हैं, छतों पे जा रहे हैं, सारी रात छत पे खड़े हुए हैं, पतंगबाजी हो रही है, वो कर रहे हैं। बाहर बहुत कम आना जाना होता था। हम इन दिनों में, बसंत के दिनों में 2 दिन होती थी ना, हम बहुत कम बाहर आते जाते थे, बाइक शाइक का इस्तेमाल बहुत कम। हम वैसे भी अंदरून शहर में रहते थे तो गलियों में ही चलते फिरते रहते थे, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अब क्योंकि सड़कें भी तेज़ हैं, बाइक्स भी तेज़ हैं, हम तेज़ चला भी रहे हैं, ज़िंदगी तेज़ चल रही है, तो अब रोड का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है। तो ये इवेंट एक खूबसूरत इवेंट है, लोग अभी से एक्साइटेड है। बिल्कुल ऐसे एक्साइटमेंट को रहना चाहिए। देखो हमें त्योहारों की जरूरत है, ऐसे ही है। जलसों में जाके गाने सुनते रहेंगे, सही बात। जलसों में गाने नहीं सुनने चाहिए। जो इवेंट है उनको बहाल करना चाहिए, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट के लिए जलसों में जाते हैं, तो जलसों में जाना छोड़ दें, एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट की चीजें दें, गेट टुगेदर करें फैमिली के साथ। बट सब लास्ट में एक छोटा सा सेगमेंट है, आप बट हैं यकीनन खाने पीने के भी शौकीन होंगे, तो मुझे बताएं लाहौर के अंदर चने कहाँ के पसंद है आपको? यार मैंने चने बहुत सारे खाए हैं। वो लोग, वो यूट्यूबर आजकल के ना, फूड व्लॉगर और झूठे फूड व्लॉगर्स हैं ना सारे, और ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਹ 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 ਉਮਦਾ ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਉਹ ਬਸ ਕਰਦੇ यार, रोटी लोगों का मेरा पेट खराब हो गया है कि यूट्यूबर के इसके चक्कर में चला गया मैं। उन्होंने कहा फलां जगह की रोटी बड़ी अच्छी है, वो बड़ी तारीफ की उसने, उसका स्टाइल बड़ा मज़ेदार था। अच्छा, मैं कहा यार ये तो कमाल कर गया, मतलब ये खाना जाके मैं खा के आया, मेरा पेट खराब, मेरे दोस्त का पेट खराब, हम सारे बैठे हुए। मैं कहा यार कि मैं बंदे ने पूछ ही लिया, मैं कहा भाजी वो जो यूट्यूबर तुहाडा कर रहा सी सोशल मीडिया के उत्ते, उन्हें कहा भाई पैसे दे के आते हैं, तुसी भी अपने होटल से बुला लो, फलां बंदियां नूं वो पैसे लैंदे ने, वो तमाम इकट्ठे कर लैंदे ने यूट्यूबर, इहो जे वो तुहाडी तारीफ करी जाणगे, आहा हा वाह वाह वाह। ओ मैं फिर ये यूट्यूबर जो से हैं, गंदे हाथों से वो खाना डाली जा रहा है, गंदगी पे बैठा हुआ है, उन्होंने दस ही नहीं रहे कि हाथ धो ला उस्ताद, लोगों को दस दो कि हाइजीन भाई, थोड़ी सी पर्सनल हाइजीन बड़ी जरूरी है। फिर हमने रोटी खानी है तुम्हारी है ना, असी बिस्तर ते पै जाइए तेरी रोटी खा के, तो ये बड़ा ड्रामा है। लेकिन मैं जो पर्सनली मुझे पसंद है, मैंने किसी के पास जाए खाता हूँ, तो वो सैद मिठे बाजार में ना गौसिया चने वाला है। अच्छा, उसके चने बड़े अच्छे हैं और वो बड़ा साफ सुथरा भी है, अच्छा बंदा है। और मैं वो जब जाता हूँ तो वो मुझे अपने पतीले के पीछे ही उसका एक बेंच है, उस पर बैठ के हम सुबह ठीक है तकरीबन 3-4 बजे नाश्ता करते हैं। फिर एक नाश्ता लाहौर शहर में दास कुलचे का है, बिल्कुल ऐसी है, टोंक चूना मंडी में, ठीक है, वो मुझे बड़ा पसंद है। वो मेरे दोस्त ही हैं, हमारे बड़े हैं, इलाके के हैं, हमारे मोहल्ले के हैं, तो जैदी बाट साहब, अच्छा, वो लगाते हैं, तो वो बड़े शौक से खाता हूँ। फिर मैं शाबू की कीमे वाली टिक्की, अच्छा, वो बड़े शौक से खाता हूँ। पूड़ी हलवा उसका बड़ा शानदार है, ताजमहल का पूड़ी हलवा बड़ा शानदार है, आटे की पूड़ी बनाता है, बड़ी शानदार बनाता है। सिरी पाए जो उनसे हैं वो मैं खाता हूँ। उससे ये बड़े, मैं जो लोग आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज्यादा वो नहीं है, फेमस नहीं है, लेकिन ये खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं। अच्छा, चीज खाने वाली है ना, वो बड़ी अच्छी बनाते हैं। वो है हीरा चरगे वाला है ना, लिटन रोड, टेम्पल रोड पे, टेम्पल रोड, उससे आगे हीरे का भाई है, वो आगे थोड़ा सा हीरे चरगे वाले से थोड़ा सा आगे गोरमे के साथ वो लगाता है सालन सिरी पाए का, और उस बंदे को सालन बनाना आता है, उसके सालन से हमक नहीं आती, वो सालन बनाना जानता है, तो उसका सालन मैं बड़े शौक से खाता हूँ। तो ये यूट्यूबरों के क्या, पहले मैं बड़ा शौक से जाता था यूट्यूबरों के पीछे ना, कि ये खाना दस रहे हैं। खुद हाफिज के चने बड़े मशहूर हैं लाहौर के अंदर, वो कौन? काचूपुरा हाफिज। यार मैं ना उसको बहुत पुराना नहीं, मैंने काचूपुरे बहुत फिरा हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था वहाँ पे। अच्छा। मैंने कभी हाफिज चना देखा नहीं है, ये अभी किसी की वीडियो वायरल हुई है तो वायरल हो गया है। सही बात, मुझे नहीं अंदाजा उसका, मैंने कभी खाए भी नहीं है, वैसे ही आपसे मैं अच्छा ना मैंने खाए हैं ना मुझे उसका कभी पता है। ये मैं जो चने आपको बता रहा हूँ, ये बड़े मशहूर चने हैं, ठीक है, गौसिया के चने जो है ना, ये काली मिर्च के चने बनाता है, ये बड़े मशहूर चने हैं, हम अपने बचपन से खाते आ रहे हैं। सालन की बात बता रहा हूँ, वो सालन भी हम बचपन से खाते आ रहे हैं। कहाँ की पसंद है? बोंग वैसे मैं घर की खाता हूँ। अच्छा, हाँ, बोंग कोशिश मेरी होती है बड़े पाए, बड़ा गोश्त जितना भी है ना वो घर में पकवा के खा, यहाँ ये ना पता हो कि गधे के खिला दे ऐहो जे भी है ना कई बोंगा वाले। बड़ा मशहूर ना था एक, मैं नाम नहीं दूंगा, उसका एम ही रोएगा, वो बड़ा मशहूर था वो बोंग वाला ना। अच्छा, तो खबर चल रही है, एक दिन नीचे हम बैठे हुए, तो मेरा दोस्त तारीफें कर रहा, मैंने कभी खाई नहीं उससे, तो मेरा दोस्त मुझे कहता, ओ बाटो देखी वो बोंग वाला हो ही नहीं,
मैंने देखा तो उसी का नाम लिखा था, खोता पकड़ा गया उसके वहां से। मैं बड़ा परेशान हूँ, मैंने खोता को इसलिए बड़ा गोश्त नहीं मैं बाहर से खाता। अच्छा बड़ा गोश्त ये है कि मेरे दोस्त हैं वो कसाई हैं, ठीक है, वो मुझे बोंग जो सी है मेरे लिए लहदा निकाल देते हैं अगली टांगों की, यानी कि शोल्डर की। क्या बात है, शोल्डर की बोंग निकाल देते हैं, वो हड्डी पूरी के साथ मैं ले आता हूँ। मेरी बीवी जो सी अल्लाह उसको खुश रखे, वो उसको बना के सारी रात पकाती है, उसी के पानी में वो पकता है, उसी के ऑयल में, तो सुबह उठ के फिर मैं वो ऐसे ही पी जाता हूँ। क्या बात है, ये ऐसे घर में खाना चाहिए, घर से बेहतरीन खाना कहीं नहीं मिलता। घर के करेले गोश्त, घर के मेरी अम्मी बनाती है करेले गोश्त, उसमें तो उसका कहते हैं करेले गोश्त के कड़वापन मारना ही महारत होती है। जिसने करेले गोश्त का करेले का कड़वापन मार दिया ना, वो मास्टर है। तो करेले भी बड़ी शानदार चीज़ है, क्या नाम ले जा रहे हैं आप। तो सब्जी खोरा मैं कम हूँ वैसे, गोश्त खोर ज़्यादा हूँ। तो लेकिन मेरे अब दोस्त भी कहते हैं, जो डॉक्टर दोस्त हैं वो भी कहते हैं कि सब्जियां खाया करो, ज़्यादा गोश्त खाओगे तो जल्दी मर जाओगे। ऐसे ही तो अब हम गोश्त की से छोड़ के सब्जियों की तरफ भी आ रहे हैं, तो सब्जियां भी खाते हैं। ठीक है, बट सब जाते जाते कोई आखिर में कोई मैसेज देना चाहे? भाई मैसेज यही मैं आपको देना चाहूँगा, आपके सुनने वालों को, देखने वालों को, कि ना अपनी सफ़ों के अंदर तफरीक पैदा ना करें। आगे आप बहुत बटे हुए, क्या बात है, हटे बटे हुए हैं आप। तफरीक ना करें, तफरीक करने से कम होते हैं, स्ट्रेंथ कम होती है। जमा करें। आपका किसी से ख्यालात नहीं मिलते तो ये नहीं कि अब मैं उसको मार दूं, जान से मर जाए, वो फौत हो जाए, मेरे इसके ख्यालात नहीं मिलते तो जा फौत हो जा, ऐसे नहीं है। ये इंसानी मुआशरा है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है, साथ लेके चलें। दूसरों के कंधों पे हाथ रखना सीखें, गर्दन पकड़ना ना सीखें, कंधों पे हाथ रखना सीखें। अगर अल्लाह ताला ने आपको उम्र में बड़ा कर दिया तो बड़े भाई होने का किरदार अदा करें। क्या बात है। अगर आप छोटे हैं तो बड़ों से प्यार करें, बड़ों की इज्जत करें, बड़ों को रिस्पेक्ट दें, ताकि बड़े भी आपसे उसी तरह शफकत से हाथ रखें। बच्चा ही बड़े की बदतमीजी कर देगा, बड़े का चलो अगे हो, तो बड़ा भी कहेगा ना तेन जुतियाँ पैनियाँ चाहिए ना। तो ये कोशिश करें कि आप जब प्यार करेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे, तो बड़े आपसे खुद ब खुद प्यार करेंगे। जोड़ के रखें सोसाइटी को, डिवाइड ना डालें। जितना जोड़ सकते हैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को जुड़ना चाहिए। लोग जुड़ें, इकट्ठे हों, एक जगह पे आए। ये ना हो कि आपके प्लेटफॉर्म पे आके आप एक सर्टन फिरके को, सर्टन पार्टी को, सर्टन की वो शुरू कर दें तबलीग, और उनके लोग आपके साथ आ जाएं, दूसरे आपसे नफरत करनी शुरू कर दें। ये ना करें। अल्लाह ताला ने आपकी ज़ुबान में अगर वो रखी है, तासीर रखी है, लोग आपको सुनते हैं, तो अच्छी बात करें। और ये याद रखें कि आपको जो इख्तियार और इक़्तिदार मिला है, अल्लाह ने उसका हिसाब बड़ा सख्त लेना है। ये मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे मेरे एक एक लफ्ज़ का हिसाब देना है एंड पे। अपनी आखिरत को याद रखें, कामयाबी कामयाबी। वंस अगेन थैंक यू सो मच ज़ोएब सलीम भट्ट साहब, आपकी इस कीमती वक्त का, मैं समझता हूँ कि आप बहुत कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। तो जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट ज़ोएब सलीम भट्ट साहब के साथ। यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट को करता हूँ यहीं पे एंड। मुझे फिरोज़ चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।